इस जेल की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि गार्ड की इजाजत के बिना एक चिड़िया भी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन इन 3 लोगों ने साउथ अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल प्रिटोरिया को ब्रेक किया था और साउथ अफ्रीका की पुलिस बस इन्हें देखते ही रह जाती है। अब सीन कट होता है और हमें रॉकी और उसके दोस्त स्टीफन को दिखाया जाता है। उनकी ग्रेजुएशन इसी साल पूरी हुई है और अब वो इस भेदभाव के खिलाफ हैं। एक दिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में दोनों एक छोटे एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ताकि पर्चे हवा में फैल जाएं। ये असली बॉम्ब नहीं थे, बस पैम्फलेट फैलाने का तरीका था। लोग रुकते हैं, पर्चे उठाते हैं और मैसेज पढ़ते हैं। पर्चे फैलते ही रॉकी तुरंत भागने लगता है, लेकिन स्टीफन रुक जाता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तभी पुलिस आ जाती है और दोनों को वहीं पकड़ लिया जाता है। जेल में रॉकी से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वो उससे मिलती है, तब रॉकी साफ कहता है कि वो अपने काम से इनकार नहीं करेगा, उसे अपने काम पर गर्व है। लड़की उसे कुछ पैसे देती है, फिर उसे किस करके अलविदा कह देती है। अब कोर्ट में रॉकी और स्टीफन पर आरोप लगता है कि उन्होंने बॉम्ब से लोगों की जान खतरे में डाली, जबकि वो असली बॉम्ब नहीं थे। लेकिन जज एक कट्टर गोरा और सख्त इंसान था। वो गुस्से में कहता है कि उसे उन लोगों से नफरत है जो मानते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं। रॉकी, जो एक फेमस प्रोटेस्टर था, उसे 12 साल की सजा मिलती है और स्टीफन ली को 8 साल की सजा मिलती है। कोर्ट में उनके पेरेंट्स रोने लगते हैं। जज उन्हें डांटता रहता है और केस खत्म हो जाता है। अब एक पुलिस वाला हथकड़ी लगे स्टीफन को कुर्सी पर बैठाता है और अचानक वहां से चला जाता है। तभी स्टीफन की नजर पास की खुली खिड़की पर पड़ती है। वो इधर उधर देखता है, कोई उसे देख नहीं रहा होता और अगले ही पल वो खिड़की से कूद जाता है। नीचे गिरते ही उसके पैर में चोट लगती है। तभी एक पागल पुलिस वाला उस पर गोली चलाने लगता है। नीचे खड़ा दूसरा पुलिस वाला उसे पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। स्टीफन अब पूरी तरह घायल हो चुका था। इसके बाद दोनों कैदियों को पुलिस वैन में डाला जाता है और उन्हें खतरनाक प्रिटोरिया जेल ले जाया जाता है। जेल पहुंचते ही वहां का वार्डन कैप्टन स्नैपल उनसे मिलने आता है, जो पहले से इनके बारे में सब जानता था। लेकिन मिलने के बजाय वो उनका अपमान करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुमने अपनी ही जाति के साथ गद्दारी की है। और यहीं से उनकी असली जेल की जिंदगी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां उम्मीद अभी भी जिंदा है। पहरेदार उन्हें नियम पढ़कर सुनाते हैं और बहुत ध्यान से उनकी तलाशी लेते हैं ताकि कोई भी वेपन अंदर न जा सके। इसके बाद उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही रॉकी अंदर जाता है, उसकी नजर सबसे पहले दरवाजे के सिस्टम पर जाती है। वो उसे ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है। ऊपर टावर में खड़े गार्ड्स नए कैदियों को डराने के लिए अपने ऑटोमेटिक वेपन्स दिखाते हैं, जैसे वे बस गोली चलाने का मौका ढूंढ रहे हों। फिर गार्ड्स रॉकी और स्टीफन को पास पास की अलग अलग सेल्स में ले जाते हैं। उनकी सेल्स में कोई और नहीं होता। रॉकी चुपचाप बैठकर हाल की घटनाओं के बारे में सोचता रहता है। सुबह एक तेज घंटी बजती है और रॉकी की आंख खुल जाती है। सभी कैदी अपनी सेल से बाहर आते हैं और एक साथ मेस की तरफ चलते हैं। रॉकी, जो थोड़ा शर्मीला है, किसी भी टेबल के पास जाने से डरता है। तभी एक कैदी उसके पास आता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। इस कैदी का नाम डेनिस गोल्डबर्ग है, एक फेमस पॉलिटिकल कैदी जो कई साल पहले अपार्थाइड सरकार को गिराने की कोशिश में पकड़ा गया था और अब इस जेल में अपनी उम्र काट रहा है। थोड़ी देर में स्टीफन भी उनके साथ जुड़ जाता है। दोनों डेनिस के लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं क्योंकि उनके लिए डेनिस एक लेजेंड है। फिर वे डेनिस को बताते हैं कि वे जेल से भागना चाहते हैं। यहीं पर एक जरूरी बात पता चलती है कि ये फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है। रॉकी जेंकिंस, स्टीफन ली और डेनिस गोल्डबर्ग असल जिंदगी के साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स थे, जिन्हें 1970 के दशक में सच में जेल में बंद किया गया था। इसी दौरान तीनों एक डरावना सीन देखते हैं। एक काले रंग के किचन वर्कर से गलती से सूप गिर जाता है और गार्ड उसे डंडे से बेरहमी से पीटने लगता है। वहीं पास में खड़े गोरे कैदी उसकी तकलीफ पर जोर जोर से हंसते हैं। ये देखकर माहौल और भारी हो जाता है। अब डेनिस इस मौके पर रॉकी और स्टीफन से उनके एस्केप प्लान पर डिटेल में बात करता है। वो कहता है कि यह बिल्कुल आसान नहीं होगा। जेल की दीवारें बहुत ऊंची हैं। वे दोनों ओर मशीन गन के साथ तैयार रहते हैं। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। सुरंग बनाना भी इम्पॉसिबल है। आखिर में डेनिस उन्हें समझाता है कि
ये बेवकूफी भरा सपना छोड़ दो। लेकिन पास में खड़ा एक कैदी लेनर्ड फॉन्टेन उनकी बात सुन रहा था। वो उनके पास आता है और कहता है कि अगर तुम भागने के प्लान बना रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रात हो जाती है। रॉकी अपनी सेल में छिपाकर लाई हुई माचिस निकालता है। वो ताले के अंदर देखने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है कि लॉक कैसे काम करता है। तभी उसे गार्ड के आने की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत माचिस बुझाकर तोड़ देता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। कई रातों तक वो यही करता रहता है और ताले को समझने की कोशिश करता रहता है। एक रात वो एक कागज का टुकड़ा लेता है और उसे की होल पर दबाता है, फिर पेंसिल से की होल का शेप बनाता है। इसके बाद वो दूसरा कागज अंदर डालता है और पेंसिल से लॉक के अंदर के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करता है। अब रॉकी सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो धीरे धीरे भागने का रास्ता बना रहा था। मेन हॉल में लेनर्ड जानबूझकर हंगामा करता है। वो शोर मचाता है ताकि गार्ड का ध्यान हट जाए और रॉकी को चाबियां चुराने का मौका मिल सके। लेकिन रॉकी ऐसा नहीं कर पाता और मौका हाथ से निकल जाता है। अब उन्हें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ता है। यार्ड में एक्सरसाइज के दौरान रॉकी धीरे धीरे गार्ड के पास जाता है और उसकी चाबियों पर बने पैटर्न को ध्यान से देखता है और उन्हें याद कर लेता है। बाद में वो सारे पैटर्न कागज पर बना लेता है। अगले कई दिनों तक रॉकी हर मौका इस्तेमाल करता है चाबियों को पास से देखने के लिए। वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है, अब जो होगा देखा जाएगा। उधर लेनर्ड के पास एक विजिटर आता है, उसका छोटा बेटा। लेनर्ड अपने बेटे को दिलासा देता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द उससे मिलेगा। तभी गार्ड अचानक बहुत क्रूर तरीके से लेनर्ड पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो खिड़की के बहुत पास चला गया था। लेनर्ड गुस्से में गार्ड्स पर चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने उसके बेटे के साथ बिताया हुआ समय कम कर दिया। बाद में वो रॉकी और स्टीफन को बताता है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहां से बाहर निकलना चाहता है। अब एक नई समस्या सामने आती है। बाहरी दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था, इसलिए तीनों एक अनोखा तरीका सोचते हैं। वे प्लान बनाते हैं कि झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इतनी लंबी है कि खिड़की के लॉक तक पहुंच सकती है। रॉकी जल्दी से च्युइंग गम लेता है, उसे झाड़ू के सिरे पर चिपकाता है और लकड़ी की चाबी उठा लेता है। सुबह तक रॉकी पूरी रात की कोशिशों से थक चुका था। वो बाकी दोनों को बताता है कि पूरी रात लग गई, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल गया। अब तीनों चाबियों को एक जार में रखते हैं और बगीचे में गाड़ देते हैं। डेनिस गोल्डबर्ग ये सब सुन रहा था। वो फिर से रॉकी को समझाता है कि भागने के बारे में दोबारा सोचो। उसे लगता है कि ये प्लान फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर प्लान फेल हुआ तो गार्ड्स बिना किसी बहाने के उन्हें गोली मार देंगे। लेकिन रॉकी को समझ आता है कि अगर सच में भागना है तो और लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसी दौरान एक अश्वेत कैदी चुपके से रॉकी के पास आता है और उसे एक छोटी सी साबुन की टिकिया देता है। मौका मिलते ही रॉकी सावधानी से चाबियों का स्टैंप साबुन पर उतारता है। कुछ समय बाद गार्ड रॉकी की कोठरी में आता है और हंसते हुए कहता है कि जिस अश्वेत आदमी ने उनकी मदद की थी, उन्होंने उसे गोली मार दी। ये सुनते ही रॉकी के अंदर गुस्सा उबलने लगता है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है। इसके बाद रॉकी और लेनर्ड भागने की प्रैक्टिस करने का फैसला करते हैं। रात में वे धीरे धीरे अपनी सेल्स खोलते हैं, फिर पूरे ब्लॉक का दरवाजा खोलते हैं। नीचे पहुंचकर वे सुनते हैं कि बूथ में बैठा एक मोटा गार्ड तेज क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है। रॉकी और लेनर्ड तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं और छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं। ऊपर जाने का समय नहीं था, इसलिए वे सीढ़ियों के पास वाली अलमारी में घुस जाते हैं। गार्ड नीचे आता है और फर्श पर पसीने की बूंदें देखता है, लेकिन गार्ड ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। राहत की सांस लेते हुए रॉकी और लेनर्ड वापस अपनी सेल्स में लौट जाते हैं। सुबह कैप्टन श्नेपल रॉकी को धमकी देता है कि अगर वो फिर देर तक सोया तो उसे पछताना पड़ेगा। एक रात सोने से पहले रॉकी लकड़ी के एक छोटे टूल की मदद से स्टीफन को अखबार का एक टुकड़ा देता है, जिसमें जेल का नक्शा छिपा हुआ था। अब सब कुछ तैयार था। तीनों भागने की फाइनल प्लानिंग करते हैं। रॉकी धीरे से अपना दरवाजा खोलता है, फिर स्टीफन और लियोनार्ड के दरवाजे खोलता है।
वे अपनी सेल से बाहर निकलते ही अपने छिपाए हुए बैग्स निकालते हैं। वे धीरे धीरे अपने कपड़े पहनने लगते हैं। उधर तीनों अपने कपड़े पूरी तरह पहन चुके होते हैं और ब्लॉक का दरवाजा खोलने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तभी नीचे से मोटे गार्ड की तेज सांसों और करहाने की आवाज सुनकर वे चौंक जाते हैं। माहौल अचानक टेंशन से भर जाता है। फिर भी लियोनार्ड हिम्मत करता है और दरवाजा खोल देता है। तीनों धीरे धीरे नीचे जाते हैं और उसी अलमारी में छिप जाते हैं। मौका मिलते ही रॉकी, स्टीफन और लियोनार्ड जल्दी से अलमारी से बाहर निकलते हैं और अगले दरवाजे की तरफ भागते हैं। अचानक आगे रास्ता बंद मिल जाता है। लियोनार्ड वापस जाता है, बजर दबाता है और दरवाजा खुल जाता है। अब वे आंगन से पहले वाले आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुके होते हैं। वे चाबी के छेद से अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि जेल के बड़े गेट्स पूरी तरह खुले हुए हैं, लेकिन एक नई मुसीबत सामने आती है। उनके पास मौजूद कोई भी चाबी उस सफेद दरवाजे को नहीं खोल पाती। लियोनार्ड कटर निकालता है और दरवाजे पर जोर जोर से वार करना शुरू कर देता है। रॉकी घबराकर लियोनार्ड से जल्दी करने को कहता है। आखिरकार वे दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, रॉकी देखता है कि एक बंदूकधारी गार्ड दीवार की तरफ आ रहा है। वे छिपकर इंतजार करते हैं और जैसे ही गार्ड चला जाता है, रॉकी धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ता है। गेट के ठीक बाहर एक व्यस्त शहर की सड़क होती है। वे नक्शा निकालते हैं और बिल्कुल शांत होकर ऐसे चलने लगते हैं जैसे वे आम लोग हों। आगे जाकर वे एक टैक्सी के पास पहुंचते हैं। ड्राइवर उन्हें बैठा लेता है। सुबह होती है। गार्ड को कुछ गड़बड़ लगती है। वह जल्दी से अंदर जाता है और यह देखकर डर जाता है कि सेल्स खाली हैं। जेल में अफरा तफरी मच जाती है। उधर तीनों आदमी अपनी अविश्वसनीय भागने की सफलता का जश्न मना रहे होते हैं। वे जोर जोर से हंसते हैं। रॉकी अपनी लकड़ी की चाबी को देखता है और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह अपनी सफलता पर बेहद खुश होता है। पूरे साउथ अफ्रीका में उनकी तलाशी शुरू हो जाती है, लेकिन तीनों सफलतापूर्वक सीमा पार कर लेते हैं। वे सुरक्षित रूप से लंदन पहुंच जाते हैं। 22 साल जेल में बिताने के बाद डेनिस गोल्डबर्ग को भी रिहा कर दिया जाता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।